नमस्कार बच्चों। आज हम मगध साम्राज्य का अभ्युदय लेंगे। मगध साम्राज्य का अभ्युदय मतलब राइज ऑफ द मगध स्टेट, मगध एम्पायर। मगध, जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में बात की थी कि टोटल 16 महाजनपदों का जिक्र होता है, बारे में बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। उस अंगुत्तर निकाय में यह भी बताया गया है कि जो 16 महाजनपद है उनमें लास्ट में 4 महाजनपद बसते हैं और उन 4 महाजनपदों में मगध साम्राज्य उभर कर आता है। और मगध या मागध को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम प्रभुता संपन्न राज्य बताया गया है। उसका अस्तित्व भी बहुत पुरातन माना जाता है और वेदों से पुराणों तक इस राज्य के शासकों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डालते हुए यह भी स्पष्ट किया गया था कि इन महाजनपदों में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी, अर्थात कोई ऐसा विशाल साम्राज्य नहीं था जो कि संपूर्ण उत्तरी भारत को एक राज्य सूत्र में बांध सकता और एक केंद्र से उत्तरी भारत का शासन संचालित कर सकता। इन महाजनपदों में राज्य विस्तार के प्रश्न के संघर्ष भी आरंभ हो गए और यह आपसी संघर्ष इन महाजनपदों के विनाश के कारण भी सिद्ध हुए। महाजनपदों के विनाश के कारणों में स्पष्ट किया गया था कि मगध राज्य का अभ्युदय भी उनके विनाश का एक प्रमुख कारण था। मगध की भौगोलिक अवस्था की बात करते हैं। आर्य लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर फैले थे। मध्य प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आर्य शासक बने हुए थे, पर पूर्वी जनपदों में अनार्य अधिक थे। आर्य जाति पर लागू होने वाले सामाजिक प्रतिबंधों से वे मुक्त थे। मगध प्राकृतिक सुरक्षा की गोद में स्थित था। निकटवर्ती घने जंगल गजों के निवास स्थान बने हुए थे। हाथियों के कारण यह जनपद सुरक्षित हो गया। मगध में लोहे की खान बहुत थी, इस कारण वह अस्त्र शस्त्रों से भी सुरक्षित था। गंगा व सोन नदी के संगम पर होने से व्यापार का केंद्र बन गया था और सुरक्षा की दृष्टि से इसने जल दुर्ग का रूप भी धारण कर लिया था। दक्षिण में विस्तृत विंध्याचल की पहाड़ी श्रेणियों ने भी इसकी स्थिति को सुरक्षित बना दिया। इसकी राजधानी राजगृह पहाड़ी अंचल में स्थित होने के कारण विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित हो गई थी। इन सब प्राकृतिक साधनों के अलावा उसके पास विशाल शक्तिशाली सेना भी थी। मगध राज्य का राजनीतिक विकास। प्राचीन भारत में मगध का साम्राज्य के रूप में विकसित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अनार्यों की संख्या अधिक थी। इसी कारण अथर्ववेद में मगधवासियों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा गया है। इस साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण ही प्राचीन भारत को नंद वंश एवं मौर्य वंश के बहुमुखी प्रतिभाशाली शासकों की प्राप्ति हुई। पुराणों ने नंदवंशीय शासकों को एक राट, एक छत्र आदि उपाधियों से संबोधित किया है। नंदवंश की समाप्ति पर मगध राज्य पर मौर्य वंश आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य व देवानाम प्रियदर्शी अशोक इसी मौर्य वंश के शासक थे, जिन्होंने अपने पौरुष तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति से उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। परंतु मगध राज्य अति प्राचीन था। पुराणों के माध्यम से हमें उसके राजनीतिक उत्थान वह पतन का बोध होता है। महाभारत के समय यहाँ राजा बृहद्रथ था, जो विख्यात योद्धा वह जरासंध का पिता था। बृहद्रथ को ही प्रतापी मगध साम्राज्य का प्रतिष्ठाता माना जाता है। जरासंध साम्राज्यवादी वृत्ति का शासक था, जिसने अनेक राजाओं को परास्त किया और अंतोगत्वा श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों उसे पराजित होकर मरना पड़ा। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य था। वह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसी कारण वह अपने मंत्री पुलिक द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिक ने अपने पुत्र माई को राजा बनाया, परंतु पुलिक का पुत्र भी एक शक्तिशाली शासक सिद्ध नहीं हुआ और उसे एक महत्वाकांक्षी सामंत भट्टिय ने मौत के घाट उतार दिया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब हम आते हैं हर्यक वंश। हालांकि हर्यक वंश का प्रथम शासक भट्टिय ही था, परंतु वह अपने जीवन काल में अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। अतः इस नवीन वंश की नींव डालने का श्रेय बिंबिसार को ही जाता है। मगध राज्य के उत्थान का इतिहास
वास्तव में बिंबिसार के शासन से ही आरंभ होता है। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा था। वह बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी शासक था। बिंबिसार के बाल्यकाल के संदर्भ जानकारी प्राप्त नहीं है। उसका राज्याभिषेक उसके पिता हेमजित शत्रुंजय ने ही किया था। तिब्बती ग्रंथों में बिंबिसार के पिता का नाम महापद्म बताया है। टर्नर महोदय ने उसके पिता का नाम भट्टी या भट्टिक बताया। इसलिए डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने लिखा है कि मगध के राजवंशों का आरंभिक इतिहास अधिकार में छिपा है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था, अतः इसके वंश हर्यंक की सत्यता हम अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित के आधार पर ही मानते हैं। हालांकि डॉक्टर भंडारकर ने भी इसे नागवंशीय शासक बताया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावंश ने सामान्यतः इसे स्वीकार कर लिया और उसने मगध का राज सिंहासन रिपुजन्य के वंशज से ही प्राप्त किया था। अब बिंबिसार के बारे में करते हैं बच्चों हम। बिंबिसार का शासनकाल 543 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। डॉक्टर एन घोष की धारणा है कि बिंबिसार 547 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और वह इस राज्यारोहण की तिथि का निर्धारण महात्मा बुद्ध के निर्वाण काल के आधार पर करते हैं। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि बिंबिसार आरंभ में एक सेनापति था और उसने वज्जियों को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसलिए बिंबिसार ने अपने को सैन्य श्रेणिक उपाधि से अलंकृत किया था। परंतु बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि उसका राज्यारोहण उसके पिता द्वारा ही 15 वर्ष की आयु में जो कि 543 ईसा पूर्व में किया गया था। डॉक्टर राजबली पांडे भी इससे के कारण पिता के नाम पर भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, पर अधिकांश इतिहासकार भट्टिय नाम से सहमत है। बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अतः स्पष्ट है कि उसने 543 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक राज्य किया। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि उसने स्वयं तो शासन 28 वर्ष ही किया था और शेष समय में उसका शासन उसके पुत्र दर्शक द्वारा संचालित किया गया। परंतु 28 वर्ष के वास्तविक शासन से भी बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है और उसका शासन मगध राज्य के इतिहास में एक नवीन युग का सृजनकर्ता माना जाता है। उसका वास्तविक नाम श्रेणिक था। अब हम करते हैं बच्चों मगध राज्य के अभ्युदय के कारण, जो कि हम ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।